केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 1, भाग 5। कंजूसी के लिए काका गांव भर में प्रसिद्ध थे। भैवदी में गांव के लगभग सभी घरों में भोज भात खा चुके थे। खान पान तो दोनों ओर से चलता है। इसी बात को लेकर गांव के लोग काका को अक्सर टोका करते थे कि घर घर घूम के तो खा आते हो, कभी खिलाने का भी मन करता है। खाते समय तो मोछा बोर बोर के खाते हो, खिलाने के नाम पर बाई गुम हो जाती है। लेकिन काका पर इसका कोई असर न था। टोकने वालों में अनिरुद्ध था, लेकिन उसको बिना दो चार गाली सुनाए काका पास में बैठने ही ना देते। लेकिन ओमकार के तिलक के दिन काका के घर ना जाने कहाँ की रौनक आ गई। बाहर भीतर से लिप पुत कर मकान जगमगा गया। काका बलिया से किराए पर लाउड स्पीकर तय कराए थे। सवेरे ही मकान के आगे नीम के पेड़ से लाउड स्पीकर से गाने निकलने लगे। गांव की गली गली से लड़के काका के घर की ओर दौड़े और तवा बजाने वालों को चारों ओर से घेर कर डट गए। गांव में जिसके साथ खान पान की भैवदी थी, उसके घर खाने का न्योता तो गया ही, जिसके साथ ना भी थी, काका उसके घर स्वयं न्योता देकर आए। छोटे से बड़े सभी घर जनवा का न्योता पहुंच गया। सांझ होते होते द्वार पर बिछी हुई चौकियां, खाटें और कुर्सियां गांव जवार के लोगों से खचाखच भर गई। काका को धूसने हंसने वालों की भी बोलती बंद हो गई। उनके दल वाले सुमेर, रघुनाथ, अनिरुद्ध, राम कृपाल सभी अतिथियों के सादर सत्कार में जुट गए थे। तिलक में वैद्य जी ने नकद 1000 रुपये, कपड़े और बर्तन दिए। आंगन लोगों से ठसाठस भर गया। पीतल के गगरे, परात, हंडे और फूल के लोटे गिलास इतने चढ़े कि गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतना सामान गांव के कम लोगों के ही घर चढ़ा था, किंतु तिलक में गांव के किसी ने भी इतने लोगों को न्योता न था। सवेरे विदाई के समय वैद्य जी बारात में कम से कम लोगों को ले आने की प्रार्थना करने लगे। 15 दिनों बाद ब्याह का दिन तय हुआ। काका ब्याह की तैयारी में मन से जुट गए। जवार के गांवों में हाथी घोड़े वालों के पास बारात का न्योता फिरा। निश्चित तिथि पर बारात चलने को तैयार हुई। सजे हुए हाथी घोड़े और ऊंट, बाजे और धुंधगे की आवाज़ से काका का द्वार गूंजने लगा। बलिहार से चौबे छपरा था ही कितना। अधिक से अधिक घंटे भर की राह। दिन डूबते भी बारात चले तो समय से दरवाजे लग जाए। सजी हुई बारात जब वैद्य जी के द्वार लगी तो लोगों को खड़े होने की भी जगह ना मिली। बारात की शोभा देख पीली पगड़ी और धोती पहने द्वार पूजा करते हुए वैद्य जी के मन में अपार खुशी भर गई थी। द्वार पूजा के बाद वैद्य जी ने बारातियों को शामियाने की जगह अपने घर पर ही जलपान करा दिया। जलपान के बाद शामियाने की महफिल जमी। धराऊ रेशमी कुर्ता, मुरेठा और कंधे पर रेशमी चादर डालकर काका वर के बगल में आ बैठे। भोजन वगैरह हुआ और जल्दी ही ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह के बाद कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए शहबाले की भी बुलावट हुई। शहबाला था छोटा भाई चंदन। रात के 11 बज रहे थे। चंदन शामियाने में सो गया था। नाऊ ले जाने को जगाने लगा तो उसकी आंख ना खुले। नाऊ तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा। उसने चंदन को गोद में उठाकर आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। नींद में चंदन खड़े खड़े झूमता रहा। ब्याह के बाद मड़वे में से सभी आदमी हट गए थे। कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए केवल औरतें रह गई थीं। नींद में अलसाए चंदन को झकझोर कर जगाने के लिए कई बार ओमकार ने प्रयत्न किया, फिर भी चंदन की नींद पूरी तरह नहीं खुली। दीवार से पीठ टेके चंदन को जगाने के लिए नाउन ने भी कई बार झकझोरा तो ओमकार बोला, बहुत सोता है, सो जाने पर इसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। यह चौबे छपरा है पहुना, यहाँ अच्छे अच्छे की उंघाई टूट जाती है। इनको तो मैं चुटकी बजा के जगाती हूँ। बगल में खड़ी हुई गुंजा बोली। और देखते देखते पानी भरे हुए कंडाल में से एक पुरवा जल निकाल चुल्लू में भरकर उसने छम्म से चंदन की आंखों पर मार दिया। नींद में
आँखों पर ठंडा पानी पड़ा तो चंदन ने आंखें खोल दीं। देखा पहुना? गुंजा फिर बोली। बाप रे, हर घड़ी लुत्ती की तरह फर फर उड़ती है। चीन लो बबुआ, यह तुम्हारी साली है गुंजा। नाउन बोली। अब कि ओमकार ने गुंजा को चीनने की नज़रों से देखा तो वह लजाकर पास में खड़ी हुई लड़कियों में दब गई। आधी रात बीत रही थी। आंगन में जलने वाले 2 पेट्रोमैक्सों में से एक की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए पहले से कुछ अंधेरा हो चला था। रूपा ओमकार से गठबंधन किए झुकी हुई उसके पीछे खड़ी थी। नाउन ने जल्दी करने को कहा तो गुंजा बोली, अभी तो चुमावन बाकी है। चुमावन अब कोहबर में होगी, यहाँ नहीं। चलो पहले कोहबर पूज लेने दो। आगे आगे नाउन, पीछे ओमकार, उसके पीछे रूपा कोहबर की ओर बढ़े। अन्य लड़कियों के साथ गुंजा पहले ही कोहबर के द्वार पर जा खड़ी हुई। द्वार रोके रहने से ओमकार को भी रुक जाना पड़ा। ओमकार, बगल में चंदन, पीछे रूपा और नाउन सभी रुक गए। द्वार रोके चौखट पर खड़ी गुंजा की और ओमकार ने ताका तो बोली, यह कोहबर का द्वार है पहुना, इसे ऐसे नहीं लांघने पाओगे, यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है। बात न समझ पाने के कारण ओमकार ने गुंजा की ओर फिर देखा तो बोली, पढ़े लिखे तो हो, कोई दोहा, सवैया या कवित्त सुना दो। हाँ बचवा, कुछ सुना दो। कोहबर के द्वार की रस्म पूरी हो जाए। सास जी यहाँ दामाद को रुपए देती हैं, बगल में खड़ी हुई एक अधेड़ औरत ने कहा। आंखें नीची कर ओमकार कुछ सोचने लगा, किंतु चंदन कुछ सोचते हुए गुंजा को निहारने लगा। ओमकार की चुप्पी पर लड़कियों ने सम्मिलित चोट की, बहिरे हो क्या पहुना? यह अपनी बहन की याद आ रही है। हम क्यों अपनी बहन को याद करें? हमारे तो कोई बहन भी नहीं है, हम तो दूसरे की बहन लेने आए हैं। चंदन ने तपाक से जवाब दिया। फव्वारे की तरह सभी औरतों के मुंह पर एकाएक हंसी फूट पड़ी। बाप रे बाप, बड़ा तेज है यह लड़का, 2-3 लड़कियां बोलीं। तुम्हारे भाई कुछ पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अब तुम बोलो, गुंजा ने चंदन को ताकते हुए कहा। ब्याह के पहले यह पता नहीं लगाया था? चंदन ने चट प्रश्न किया। तो क्या हुआ, पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा। तुम्हारा ब्याह अभी हुआ नहीं, तुम ही पढ़ दो, गुंजा बोली। पढ़ दो बचवा, तो तुम्हारा ब्याह गुंजा से हो जाएगा, पास में खड़ी हुई 50 साल की एक स्त्री बोली। जोड़ी भी अच्छी रहेगी, बर कन्या ने ब्याह के पहले ही एक दूसरे को देख भी लिया है। तभी ओमकार ने कोई सवैया बुदबुदा दिया। सास ने ओमकार के हाथ में रुपए दिए तो गुंजा बोली, और शहबाला? शहबाला कुछ नहीं पढ़ेगा, चंदन बोला। पढ़ना तो पड़ेगा, गुंजा अकड़कर बोली। तुम तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब की तरह हुक्म चला रही हो। और क्या, तुम्हारे मास्टर से मैं कम थोड़ी ही हूँ। हमारे कहने से द्वार पढ़ो। एक अंगुली से अपनी गर्दन ठोकती हुई गुंजा रोब से बोली। पढ़ो तो रुपए मिलेंगे। अच्छा बचवा, तुम ऐसे ही रुपए ले लो, चलो घर में। ए गुंजिया, छोड़ द्वार, देर हो रही है, गुंजा की माँ बोली। देखा, रुपया तो चट से ले लिया, गुंजा बोली। चंदन मुस्कुराने लगा। लड़कियां हट गईं। ओमकार, चंदन, रूपा कोहबर घर में घुसे। 15-20 औरतों के बैठने के लायक छोटा सा घर था। दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास मिट्टी का रगा हुआ सफ़ेद कलश रखा था। कलश के मुंह पर आम के हरे हरे पल्लव और पल्लव के ऊपर कलश का मुंह ढकने वाली ढकनी में भरा हुआ जौ और जौ के ऊपर घी से भरा हुआ एक दीप जल रहा था। कलश के पीछे की दीवार लगभग 2 हाथ लंबाई चौड़ाई में गोबर से लिपी थी, जिस पर चूने से हाथ की कई थापें पड़ी थीं। बगल में फूल की एक नई थाली में पूजा का सामान, दूब, अक्षत, रोली, दही, गुड़ और फूल पान रखे थे। जौ वाली ढकनी में जलती हुई अगरबत्तियों की महक से घर सुवासित हो रहा था। चूँकि इस घर में केवल औरतें ही रहती हैं, इसलिए पूजा का काम नाउन और पुरोहित की पत्नी करा रही थीं। कलश के सामने ओमकार ने
बाईं ओर रूपा और दाईं ओर चंदन बैठे। इन तीनों को घेर कर बैठी लड़कियां और कुछ स्त्रियां। पूजा 15-20 मिनट में समाप्त हो गई तो गठबंधन खोलकर रूपा को उठाकर नाउन घर से बाहर लेकर चली गई। उसके बाद पंडिताइन भी उठती हुई बोली, अच्छा, अब हम लोगों का काम तो ख़त्म हुआ, बाकी रस्म तुम लोग पूरी करो। पंडिताइन के साथ प्रौढ़ स्त्रियां भी बाहर निकल गईं। रह गई गुंजा की सखियां और अगल बगल के घर की बहुएं। गुंजा, पहचानती हो इनको? एक लड़की ने चंदन की ओर इशारा किया। गुंजा मुस्कुरा पड़ी। यह वही हैं नाव वाले, हमें याद है, गुंजा बोली। अरे बाप रे बाप! बोलने वाली लड़की ने आंचल से अपना मुंह तोप लिया। गुंजा झटके से बाहर हो गई और मिनट भर में पलटकर ओमकार के पीछे खड़ी हो उसके आगे हाथ में एक सुपारी बढ़ाती हुई बोली, पहुना, यह पूजा की सुपारी है, इसे मुंह में रख लो। ओमकार गुंजा की हथेली से सुपारी ले अपने मुंह में रखने ही जा रहा था कि चंदन एकाएक बोल पड़ा, नहीं नहीं भैया, मुंह में यह सुपारी मत रखना। वाह, तुम मना क्यों करते हो? यह कोहबर की रस्म है, गुंजा कृत्रिम रूप दिखाते हुए बोली। कोहबर में झूठी सुपारी खिलाने की रस्म है? चंदन गुंजा को ताकते हुए बोला। झूठी? किसकी झूठी? तुम्हारी बहन की। ब्याह के दिन लड़की दिन भर मुंह में सुपारी रखती है, मुझे मालूम है, किसी और को चराना। सारी लड़कियां हंस पड़ीं। बाप रे, ये तो हर बार हरा देते हैं। गुंजा फिर कमरे से बाहर हो गई। चंदन पर नींद का नशा चढ़ने लगा था। वह रह रहकर झपकी लेने लगा। ओमकार ने उसे 2-1 बार जगाया, लेकिन चंदन अपने को रोक न पाया और दीवार के सहारे उठंग गया। गुंजा फूल की एक थाली चावल से भरकर ले आई और दूसरी खा ली। चंदन को देखते हुए बोली, अरे सो गए पहुना, तुमने भी नहीं रोका? और चंदन को झकझोरती हुई बोली, यहाँ सोने आए हो कि बतियाने? मुझे ऊँघाई आ रही है। ऊँघाई आ रही है तो यहाँ सोने को नहीं मिलेगा। कोहबर में रात भर जागना पड़ता है। अभी से यह हाल है तो अपने ब्याह में क्या करोगे? लेकिन चंदन फिर दीवार के सहारे लुढ़क गया। अच्छा बच्चू, तो यह लो। और गुंजा ने बगल के लोटे में से एक चुल्लू पानी लेकर चंदन की आंखों पर छप्प से मार दिया। चंदन की झपटी आंखें पूरी तरह खुल गईं तो गुंजा अपने आंचल से चंदन की आंखें और मुंह पोंछने लगी। रंगी हुई साड़ी की गंध चंदन की नाक में भर गई। प्यारी सूंधी गंध। चंदन पूरी तरह जग गया। अरे अरे, मैं कोई बच्चा थोड़े हूँ, और नहीं तो क्या, बच्चे के बाप हो। पास में बैठी हुई सारी लड़कियां हंसने लगीं। झेंपते हुए नीची आँखों से चंदन मुस्कुराने लगा तो गुंजा बोली, यहाँ के लोगों को जान लो, ये बदामों हैं, चाचा की लड़की, ये सूरज कुमारी है, ये परेमा हमारी सखियाँ। फिर अपनी गर्दन ठोकती हुई बोली, और मेरा नाम गुंजा है, बहिना की छोटी बहन हूँ। और तुम्हारा नाम? तब से भैया चंदन चंदन कह रहे हैं, सुना नहीं? बाप रे, इसमें खिसियाने की क्या बात है? परेमा बोली। अच्छा तो लो, गुंजा बोली। इस थरिया का चावल अंदाज से बताओ कि क्या अंजूरी है। क्यों? चंदन ने पूछा। पहले बताओ तो सही। नहीं, पहले बता दो, चंदन बोला। बड़े जिद्दी हो। अगर अंजूरी से नापने पर तुम्हारा अंदाज़ा सही निकला तो तुम जीत गए, तब तुमको उतने रुपए मिलेंगे। अगर गलत निकला तो तुम हार गए, और हार गए बच्चू तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना होगा। गुंजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिर हिलाती हुई गुंजा को चंदन ध्यान से देखने लगा तो वह कुछ लजाकर बोली, हमको क्या निहारते हो, बता के चावल नापो। भाई के सामने ऐसी बात सुनकर चंदन कुछ सहम गया, इसलिए लाज को तोपने के लिए चट से बोला, 30 अंजूरी। तो अब नापो, गुंजा बोली। चंदन अंजूरी से चावल नापने लगा। 5, 10, 20, 30, चावल 35 अंजूरी निकला। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन बोला, मैं तो हार गया, बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरे से पूछकर हारी हुई शर्त पूरी की गई तो उसका मोल क्या?
गुंजा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि हारने पर जो कहूँगी करना होगा। अच्छा, कभी कहूँगी, याद रखना। अब पहुना की बारी है, इनको भी नाप लेने दो। लो पहुना, अब तुम। तभी गुंजा की माँ 2 थालियों में खाना लेकर आ पहुँची और एक थाली ओमकार और दूसरी चंदन के आगे रखती हुई बोली, रात भर यही होगा कि लड़के कुछ खाएंगे पिएंगे भी। मैं ना देखूं तो इस घर में एक खर भी इधर से उधर ना हो। रूपा का भरोसा था सो चली, अब रह गई गुंजा। देखें नाव कैसे पार लगती है। गुंजा लोटा गिलास में पानी लेने चली गई। ओमकार और चंदन के आगे पानी रखने लगी तो गुंजा की माँ बोली, देख बैठ के ढंग से खिलाना, पहली बार पाहुन खाने में लजाता है। मैं जाती हूँ, भंडार सूना पड़ा है, सभी चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी हैं। ओमकार ने 2 पूरियाँ रखकर बाकी निकाल दीं। चंदन की थाली में 4 थीं। ओमकार तो दोनों खा गया, पर चंदन 1.5 पूरी खाकर थाली अलग सरकाने लगा तो गुंजा ने थाली रोक दी। वाह रे बबुआ, यही मर्द बनते हो क्या? चंदन बोला कि 4 पूरियाँ तक नहीं खा सकते। अब यह प्रसाद किसके लिए छोड़ते हो? तुम्हारे लिए, चंदन ने धीरे से कहा। पास बैठी हुई लड़कियां मुस्कुराती हुई गुंजा का मुंह ताकने लगीं, जो चंदन के इस उत्तर से एकाएक हल्के गुलाबी रंग से भर गया था।